कर्नाटक में एक कार्यक्रम के दौरान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार अग्निपथ योजना पर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो रिफॉर्म्स शुरुआत में गलत लगते हैं, भविष्य में उनका उतना ही लाभ होता है। तो आज आगे बढ़ने से पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी का इस विषय पर हाल के दिनों में पहला बयान सुनना चाहिए। भाइयों और बहनों, स्टार्टअप्स और इनोवेशन का रास्ता आराम का, सुविधा का नहीं है और बीते 8 सालों में देश को इस रास्ते पर तेजी से बढ़ने का रास्ता भी आसान नहीं था, सुविधा का नहीं था। कई फैसले, कई रिफॉर्म तात्कालिक रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ उन रिफॉर्म्स का लाभ आज देश अनुभव करता है। रिफॉर्म का रास्ता ही हमें नए लक्ष्यों, नए संकल्पों की तरफ ले जाता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे सीधे अग्निपथ योजना का नाम तो नहीं लिया, अग्निवीरों का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने एक इशारा किया है कि जब भी रिफॉर्म्स किए जाते हैं, रिफॉर्म्स का मतलब हिंदी में होता है सुधार। जब भी आप व्यवस्था में कोई सुधार करते हैं, जब भी आप कोई नई व्यवस्था लेकर आते हैं, तो शुरुआत में उसका विरोध जरूर होता है और आगे चलकर लोगों को पता चलता है कि इस सुधार की क्यों आवश्यकता थी और इसके क्या फायदे हुए हैं। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि प्रधानमंत्री ने आज ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे का इतिहास क्या है। असल में इतिहास में जब भी पुरानी व्यवस्था को बदलकर नई व्यवस्था को लागू करने की कोशिश हुई है, तो उसका हमेशा ऐसे ही विरोध हुआ है। अमेरिका में जब पहली बार आर्थिक सुधार हुए, भारत में जब पहली रेल चली, या भारत में जब पहला कंप्यूटर आया, दुनिया में जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, मशीनें आईं, हर बार इन सारे बदलावों का विरोध हुआ था। वर्ष 1932 में जब अमेरिका इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी का सामना कर रहा था, जिसे द ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं, तब भी पुरानी व्यवस्था में किए गए सुधारों का जबरदस्त विरोध हुआ था। उस समय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे और उन्होंने आर्थिक मंदी से निपटने के लिए कई बड़े आर्थिक सुधार किए थे, व्यवस्था में बदलाव किए थे। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा के साथ पेंशन की शुरुआत की थी, कर्मचारियों को यूनियन बनाने का अधिकार दिया और कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए ताकि लोगों को इनकी मदद से रोजगार मिले। लेकिन इन सुधारों का उस समय कई बड़े संगठनों ने विरोध किया और यह मामला बाद में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन आर्थिक सुधारों पर, इन फैसलों पर रोक लगा दी थी। इससे नाराज होकर तब रूजवेल्ट ने अपने एक भाषण में कहा था कि अमेरिका की सरकार को 3 घोड़ों की एक टीम चलाती है। इनमें एक घोड़ा है अमेरिका की संसद, दूसरा घोड़ा है अमेरिका की सरकार और तीसरा घोड़ा है वहां की अदालतें, यानी वहां की न्यायपालिका। तो ये जो 3 घोड़े हैं, ये पूरे अमेरिका की व्यवस्था को मिलकर चलाते हैं। ये वहां की व्यवस्था के देश के 3 घोड़े हैं। लेकिन उनका कहना था कि इनमें से 2 घोड़े, यानी संसद और सरकार, तो एक ही दिशा में चल रहे हैं, लेकिन जो तीसरा घोड़ा है यानी न्यायपालिका, वो अलग दिशा में भाग रहा है। तो 2 घोड़े एक दिशा में भाग रहे हैं और एक घोड़ा एक दूसरी दिशा में भाग रहा है, और ये जो तीसरा घोड़ा है वो आर्थिक सुधारों को सफल नहीं होने दे रहा। बड़ी बात यह है कि उस समय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने जितने भी आर्थिक सुधार किए, उनका विरोध तो शुरुआत में बहुत हुआ, लेकिन बाद में अमेरिका नीति निर्माताओं ने यह माना, स्वीकार किया कि ये तमाम फैसले बिल्कुल सही थे और इन फैसलों का फायदा अमेरिका के लोगों को बाद में चलकर समझ में आया। इसी तरह 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जब औद्योगिक क्रांति के तहत पश्चिमी यूरोप के देशों में बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो रहे थे और इन उद्योगों में पहली बार मशीनों का इस्तेमाल हो रहा था, तो मशीनों को इंसानों के दुश्मन के तौर पर देखा गया। लोग सोचने लगे कि अगर मशीनें आ गई तो फिर इंसानों का क्या होगा, इंसानों के रोजगार छिन जाएंगे, इसलिए मशीनों का विरोध हुआ। उस समय यह कहा गया कि मशीनें इंसानों से उनका काम छीन लेंगी और इंसान बेरोजगार हो जाएंगे। उस समय मजदूर ऐसी फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ करते थे जहां मशीनों का इस्तेमाल होता था। उस समय की ये तस्वीरें आज आप देख सकते हैं। देखिए, पुरानी तस्वीरें आपके लिए निकाली है। ब्रिटेन के मशहूर आविष्कारक जॉन के ने जब कपड़ा बनाने के लिए फ्लाइंग शटल नाम से एक मशीन बनाई, तो कुछ लोगों ने इंग्लैंड में उनका घर जला दिया था इसके विरोध में कि आपने ये मशीन क्यों बनाई। ये बात वर्ष 1753 की है।
उस समय तो इस मशीन का बहुत विरोध हुआ, लेकिन 2 दशकों के बाद यह मशीन कपड़ा उद्योग में एक नई क्रांति लेकर आई। तो आज आप सोचिए कि उस जमाने में तो लोग मशीनों का भी विरोध कर रहे थे, और आज आप कल्पना करके देखिए कि अगर औद्योगिक क्रांति ना आई होती और हमारे जीवन में मशीन ना आती तो आज क्या होता। इसी तरह जब अंग्रेज भारत में रेल नेटवर्क लेकर आए तो इसका भी भारत में विरोध हुआ था। उस समय बड़ी संख्या में लोग रेल के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे, और इन लोगों का कहना था कि रेल में एक साथ सफर करने से भारत की जाति व्यवस्था और धार्मिक सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, और इससे ऊंची जाति के लोगों को पिछड़ी जाति के लोगों के साथ एक ही रेल में यात्रा करनी पड़ेगी। और विरोध करने वाले इन लोगों में तब महात्मा गांधी भी थे। हैरान मत होइए, स्वयं महात्मा गांधी इसका विरोध कर रहे थे, और महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में इसके पीछे 3 वजह बताई थी। उनका मानना था कि भारत में रेल के आने से बुराइयां बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो बुरे लोग हैं वो रेल से यात्रा करके एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचेंगे, और इससे बुराई भी पूरे देश में आसानी से फैलेगी। दूसरा उनका तर्क था कि इससे से ज्यादा लोग पवित्र स्थानों की यात्रा कर सकेंगे, और इससे वो स्थान दूषित हो जाएंगे। और तीसरा, उन्हें यह भी डर था कि इससे प्लेग की महामारी पूरे देश में फैल सकती है। इसलिए वो ट्रेन का विरोध कर रहे थे, रेल का विरोध कर रहे थे। इस विरोध की वजह से तब अंग्रेजों को भारत में रेल नेटवर्क बिछाने में बहुत मुश्किलें आई। हालांकि उन्होंने इस काम को रोका नहीं, और आज अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क हमारे देश भारत में है, जो 67,956 किलोमीटर लंबा है। यहां समझने वाली बात यह है कि महात्मा गांधी ने भारत में रेल चलाने का विरोध किया, लेकिन कुछ वर्षों के बाद ही उन्हीं महात्मा गांधी को यह समझ में आ गया कि रेल भारत के लिए कितनी जरूरी है, और उन्होंने जितने भी बाद में आंदोलन किए उनमें वो रेल के जरिए ही यात्रा करते थे। और आज भी अग्निपथ योजना का जो विरोध हो रहा है उसमें इन्हीं ट्रेन्स को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सोचिए, अगर इस विरोध की वजह से तब भारत में रेल नेटवर्क न बिछाया जाता तो आज क्या होता। आज शायद जलाने के लिए ट्रेन्स भी हमारे प्रदर्शनकारियों को न मिलती। और यहां बात सिर्फ ट्रेन्स की नहीं है, सिर्फ रेल की नहीं है। 1980 के दशक में जब भारत में कंप्यूटर आया तो इसका भी बहुत विरोध हुआ। उस समय विपक्षी पार्टियां कंप्यूटर के खिलाफ एकजुट हो गई थीं, और पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टियों ने तो एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था कंप्यूटर के खिलाफ कि कंप्यूटर्स इस देश में नहीं आने चाहिए, सरकारी दफ्तरों में, बैंक्स में कंप्यूटर नहीं लगने चाहिए। हालांकि इस विरोध के बावजूद भारत में कंप्यूटर्स का इस्तेमाल शुरू हुआ और लोगों ने इसे अपना लिया। और वर्ष 2004 में पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने खुद एक इंटरव्यू में यह माना कि कंप्यूटर का विरोध करना उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी। ये सारी घटनाएं क्या बताती हैं? ये बताती हैं कि जब जब पुरानी व्यवस्था को बदलकर एक नई व्यवस्था लागू की जाती है और उसमें कुछ सुधार किए जाते हैं तो उनका तत्कालिक विरोध होता है, लेकिन भविष्य में यह समझ में आता है कि वो सुधार कितने आवश्यक थे। जैसा कि हो सकता है कि आज जो लोग अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं वही लोग 10 साल के बाद ये कहने लगे कि उन्होंने तब कितनी बड़ी गलती की थी, उन्हें इस बात का एहसास होगा। आपको ये बात जानकर बहुत दुख होगा कि 15 जून से लेकर 18 जून के बीच जो हमारे देश में हिंसा हुई है अग्निपथ के खिलाफ, उस हिंसा में भारतीय रेल को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। और इस हिंसा में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों की 100 बोगियों को आग लगाई है। हर बोगी की कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए होती है। यानी इस हिसाब से जो युवा सेना में भर्ती होना चाहते हैं उन्होंने 200 करोड़ रुपए की सिर्फ बोगियां ही जला दी। ये सब उन्होंने किया है जो सेना में जाना चाहते हैं। इसके अलावा इस हिंसा में 7 रेल इंजन को भी जलाया गया। एक इंजन की कीमत लगभग 15 करोड़ रुपए होती है। इस हिसाब से 105 करोड़ के रेल इंजन जलाए जा चुके हैं। सोचिए, ये युवा इन्हीं ट्रेनों में बैठकर सरकारी नौकरियों की परीक्षा देने के लिए जाते हैं और इन्होंने उन्हीं ट्रेन्स को आग लगाई है। इस हिंसा में अब तक जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें से कई युवा 25 से 30 वर्ष के हैं। यानी ये वो युवा हैं जो सेना में भर्ती हो ही नहीं सकते क्योंकि इनकी एज निकल चुकी है, क्योंकि सेना में 23 वर्ष के बाद कोई युवा नहीं जा सकता। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.